सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। हमारे इकोनॉमी में मनी का जो फ्लो है या फिर जो मनी का जो अवेलेबिलिटी है वो ना तो ज्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा रहेंगे तो हम ज्यादा खरीदेंगे, जब हम ज्यादा खरीदेंगे तो जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो बढ़ जाएगा, और जब डिमांड बढ़ता है तो दोस्तों प्राइस भी बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन सिचुएशन क्रिएट होता है इकोनॉमी में। ओके, और जब हमारे पास पैसे कम रहते हैं तो हम कम खरीदते हैं, जब हम कम खरीदते हैं तो उसका डिमांड डाउन हो जाता है, जब डिमांड घट जाता है दोस्तों तो उसका प्रोडक्ट का प्राइस भी घट जाता है, और जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कंट्री में डिफ्लेशन सिचुएशन क्रिएट होता है। और ये दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, कंट्री में एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, जो मनी का सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट देखता है कि जो इकोनॉमी में मनी का जो फ्लो है, उसका जो सप्लाई है वो तो ना ज्यादा होना चाहिए या ना कम होना चाहिए, सिचुएशन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ओके, इसी को ही बोलते हैं दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी को करने के लिए गवर्नमेंट कुछ इंडिकेटर्स या फिर कुछ फैक्टर्स का यूज करते हैं जिनको हम की फैक्टर्स बोलते हैं। तो हियर आर सम फैक्टर्स दोस्तों: रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफआर, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ रेट। लेकिन आज हम यहाँ पर इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो की जरूरत होगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले कि रिपो रेट क्या है। रिपो रेट को समझने से पहले दोस्तों हमें यह समझना होगा कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक होते क्या हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक, जो बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करती है उन्हें हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। जनरली ये पब्लिक के साथ डीलिंग करती है। ठीक है, और जो कमर्शियल बैंक के लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों के एपेक्स बॉडी होते हैं। एक कंट्री में बहुत टाइप्स के या फिर बहुत नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक ज्यादा हो सकते हैं, बहुत तरह से हो सकते हैं, लेकिन एक कंट्री में सेंट्रल बैंक एक ही तरह से होते हैं। और हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं रिपो रेट का मतलब क्या है दोस्तों। जब कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए यानी मैक्सिमम 1 ईयर के लिए पैसों की जरूरत होगी तो वो चाहे तो सेंट्रल बैंक से लोन के तौर पे ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको कुछ कोलेटरल डिपॉजिट रखना होगा। कहां पर? सेंट्रल बैंक पर। ठीक है, कोलेटरल का मतलब कि कुछ भी एसेट या फिर कोई भी ऐसे जो कि सिक्योरिटी तौर पर रखते हैं। आप अगर किसी से हाउस रेंट पे लेते हैं तो आप कुछ पैसे सिक्योरिटी के तौर पर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ कोलेटरल डिपॉजिट पहले रखना होगा सेंट्रल बैंक के पास। ओके, और क्या ये पैसा फ्री में ले जाएगा? नहीं, इसके लिए सेंट्रल बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को, और जो इंटरेस्ट का रेट रहता है उसी रेट को हम बोलते हैं रिपो रेट। 4%, 5%, 6% जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा सेंट्रल बैंक। ओके, और जब कमर्शियल बैंक अपना पूरा पैसा पेमेंट कर देता है विथ रिटर्न सेंट्रल बैंक को, तो जो कोलेटरल उसके पास सेंट्रल बैंक के पास था उसको वो अपने पास रीपरचेज कर लेता है। इसीलिए रिपो रेट को रीपरचेज रेट भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब देखते हैं रिवर्स रिपो रेट का मतलब। रिवर्स रिपो रेट बिल्कुल ही उल्टा है रिपो रेट का। जब सेंट्रल बैंक को पैसे की जरूरत होगी तो वो कमर्शियल बैंक से पैसा ले सकता है, उसको भी कुछ कोलेटरल डिपॉजिट रखना होता है कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है सेंट्रल बैंक को उसी इंटरेस्ट के रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रिपो रेट फ्रेंड्स। ओके, अब देखते हैं दोस्तों सीआरआर का मतलब क्या है। देखिए कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है। पर डे एक कमर्शियल बैंक जितना भी डिपॉजिट लेती है पब्लिक को, वो सारा पैसा अपने इन्वेस्टमेंट या फिर पब्लिक लोन में नहीं लगा सकता। ठीक है, हालांकि उससे ज्यादा इनकम या फिर प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, बैंक फेलियर आता है, तो उसको टैकल करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं रहता है। तो इसीलिए आरबीआई ने एक गाइडलाइंस बनाया। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को बोला कि आपको पर डे जितना भी डिपॉजिट मिलता है, जनरली डिपॉजिट की बात नहीं करेंगे, एक अमाउंट हमको निकालना होता है एनडीटीएल करके, जिसका मीनिंग है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ आप ये जानिए कि पर डे आपका जितना एनडीटीएल होगा उसका कुछ पोर्शंस आरबीआई के पास रिजर्व रखना होगा कमर्शियल बैंक को। ठीक है, इसके लिए आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, लेकिन जब बैंक फेल्योर या फिर कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होगी तो उन्हीं पैसों को वो कमर्शियल बैंक को देके सिचुएशन को
टैकल करेंगे। ठीक है, तो जो पोर्शंस वो रखेंगे आरबीआई के पास, जो पोर्शंस वो आरबीआई के पास रखेंगे उसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ओके, अगर 4% डिसाइड किया गया रखने के लिए तो यही 4% कैश रिजर्व रेशियो हो जाते हैं। ओके, सो देखेंगे आगे एक एग्जांपल के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है। अभी हमने जाना पर डे जितना भी एनडीटीएल होता है उसका कुछ पोर्शन आरबीआई का रिजर्व रखना होता है सीआरआर के तौर पर। अभी आरबीआई बोलता है उसके बाद हमारे पास सीआरआर रखने के बाद आप कुछ पोर्शंस अपने पास रखिए लिक्विडिटी के फॉर्म में। ठीक है, लिक्विडिटी के फॉर्म में मतलब कुछ ऐसे फॉर्म में रखिए जिसको कि आप चाहे तो इमीडिएट कैश पे कन्वर्ट करवा सके जब आपको जरूरत होगी। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक चाहे उसको गोल्ड के तौर पर रख सकते हैं। एक अमाउंट डिसाइड होता है, एक परसेंटेज डिसाइड होता है, तो पर डे जितना भी एनडीटीएल होता है उसका कुछ परसेंटेज लिक्विडिटी के फॉर्म में रखना होता है। लिक्विडिटी के फॉर्म में मतलब गोल्ड में रख सकते हैं, कैश में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर बॉन्ड में रख सकते हैं और अन्य आइटम के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन उनको वो इमीडिएट कैश पे कन्वर्ट करवा सके। ओके, और उसके बाद जो पैसा बच जाता है उनको वो पब्लिक लोन या फिर इन्वेस्टमेंट पे लगा सकता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलिए पर डे डिपॉजिट 100 करोड़ है या फिर एनडीटीएल 100 करोड़ है, उसका 4% यानी कि 4 करोड़, एसएलआर 18% यानी कि 18 करोड़, तो 18 4 22 तो रिजर्व पे चला गया सीआरआर एंड एसएलआर पे, बाकी बच गया कितना 78 करोड़। तो इन 78 करोड़ को कमर्शियल बैंक चाहे तो लोन पे दे सकता है या फिर अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बैंक रेट का मतलब क्या है, देखिए रिपो रेट जो है बैंक रेट वही है, लेकिन जब कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए सेंट्रल बैंक से पैसा लेता था जो इंटरेस्ट चार्ज होता था हम उसको रिपो रेट बोलते थे, लेकिन जब कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन लेता है सेंट्रल बैंक से तो जो रेट चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है, उसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बैंक रेट। ओके, और जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम के लिए अगर चाहिए तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा, इसीलिए बैंक रेट इज हायर देन द रिपो रेट। अब देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट का मतलब। देखिए जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे लेने के लिए कोई भी कोलेटरल डिपॉजिट करने के लिए एसेट नहीं है तो उस टाइम कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, उसको आरबीआई बोलता है कि आप जो लिक्विडिटी फॉर्म में जो भी रिजर्व रखे हैं उनमें से कोई आइटम को हमारे पास कोलेटरल पे रख के पैसे ले सकते हैं। इसी को हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी के तौर पे जो आइटम्स रखे हैं उनसे एडजस्टमेंट होकर कोलेटरल के तौर पर डिपॉजिट किया जाता है। ओके, और उसके लिए जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा वही इंटरेस्ट को हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ओके, सो हियर आर सम करंट रेट्स फ्रेंड जो कि 27/3/2020 को रिवाइज किए गए हैं, तो आप इनका थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स